नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 13 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया है और ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। आपको बताते चले कि देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक और सह टिकट लिपिक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखपाल, डाक सहायक और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक और सीनियर ड्राफ्ट सेमन जेई, सुपरवाइजर सहायक, प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, नर्स, परिवीक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस और अन्य जैसे पदों पर यह कार्य करने के लिए भी शामिल किया गया है। तो पीएम मोदी ने 71,000 नवनियुक्त पत्र उन्होंने प्रमाण पत्र को वितरित किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस मौके पर पीएम मोदी इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया है। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की एक दिशा में एक नई कदम है। आपको बताते चले कि देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक, सह टिकट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सहित कई इसमें अन्य पद भी इसमें शामिल है। तो बताते चले कि पीएम मोदी आज उन्होंने प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस मौके पर पीएम मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया है और ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक, सह टिकट लिपिक, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सहित कई अन्य पद भी इसमें शामिल है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक शनिवार को बंगाल नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। उसके पहले 14 अप्रैल को यानी शुक्रवार को ही अमित शाह बंगाल आ पहुंचेंगे। वहीं बीरभूम जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ ही आपको बताते चले कि दूसरे यानी बंगाल नव वर्ष पर दक्षेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर बंगाल बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। वही इस साल यह अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। वहीं आपको बताते चले कि इस साल की शुरुआत में ही उनके आने की योजना थी, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को बीरभूम के सिहड़ी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बताते चले कि 14 अप्रैल को बीरभूम सभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल जा रहे हैं। वही जानकारी के मुताबिक शनिवार को बंगाल नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और उससे पहले 14 अप्रैल को यानी शुक्रवार को ही अमित शाह बंगाल पहुंच जाएंगे। वहीं बीरभूम जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ दूसरे दिन यानी बंगाल नव वर्ष पर दक्षेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर बंगाल बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। इस साल यह अमित शाह का पहला बंगाल का दौरा है। साल की शुरुआत में ही उनके आने की योजना थी, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को बीरभूम के सिहड़ी में एक जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। तो बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर है और ये इस साल का पहला बंगाल का दौरा है अमित शाह का। साथ ही साथ आपको बताते चले कि
वो वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बीरभूम जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बताते चले कि बंगाल नववर्ष पर दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह को इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर बंगाल बीजेपी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। इस साल का ये अमित शाह का पहला बंगाल का दौरा है। साल की शुरुआत में ही उनके आने की योजना थी, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को बीरभूम के सिहड़ी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के नेता संजय रावत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी के साथ उज्जवल है और वह बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। दरअसल मीडिया को संबोधित करते हुए संजय रावत ने कहा कि एनसीपी नेता अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी चीजें करेंगे और बीजेपी साथ जाएंगे। उनका एनसीपी के साथ उज्जवल भविष्य है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वह उनके साथ ही नहीं जाएंगे और बीजेपी के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और नाना पटोले से चर्चा की जाएगी और 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभिभावक है और हम उनके साथ हैं। कल मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी और हमारा संबंध फेविकोल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसमें कोई भ्रमण भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कल यानी शुक्रवार को एनसीपी नेता शरद पवार दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद राजनीति गलियारों में हलचल भी मची हुई है। तो आपको बताते चले कि संजय रावत ने अजीत पवार को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अजय पवार बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी चीजें करेंगे और बीजेपी साथ जाएंगे। उनका एनसीपी के साथ ही उनका भविष्य उज्जवल है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वह उनके साथ ही जाएंगे और बीजेपी के गुलाम वो नहीं बनेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार का पूरा भरोसा है उन पर और संजय रावत ने आगे ये कहा कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और नाना पटोले में चर्चा की जाएगी और 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली भी है और उस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभिभावक है और हम उनके साथ हैं। कल मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकोल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसमें कोई भ्रमण भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कल यानी शुक्रवार को एनसीपी नेता शरद पवार दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बताते चले कि राजनीति गलियारों में हलचल मचा हुआ है। तो बताते चले कि संजय रावत ने अजीत पवार पर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि एनसीपी में उनका भविष्य उनको उज्जवल दिखता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले कि उन्होंने कहा कि उनके साथ नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ और ना ही अजीत पवार बीजेपी के गुलाम बनेंगे। हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। वहीं संजय रावत ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और नाना पटोले से चर्चा की जाएगी और 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली भी है, उस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभिभावक है और हम उनके साथ खड़े हैं। कल मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। उन्होंने ये कहा कि हमारा संबंध फेविकोल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी तरफ कल यानी शुक्रवार को एनसीपी नेता शरद पवार दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद राजनीति गलियारों में इस सारी खबरों को लेकर हलचल मचा हुआ है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी सरनेम वाले केस में सूरत की सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा रोकने की अपील पर सुनवाई हुई। वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील और राहुल गांधी के वकीलों के बीच दलीलें दी गई, जिसके बाद मानहानि के मामले में 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल को 3 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका दाखिल की थी और 2 आवेदन किए थे। मुख्य याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जबकि 2 आवेदन में से पहली अर्जी दोष सिद्ध पर रोक लगाने की थी। वही दूसरी अर्जी सजा पर स्टे लगाने से जुड़ी थी। वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर कहा था कि वह अपना जवाब कोर्ट के सामने पेश करे। याचिकाकर्ता ने 2 दिन पहले यानी 11 अप्रैल को अपना जवाब पेश किया था। पूर्णेश ने जवाब पेश करते हुए कहा था कि ये हार जीत का मामला नहीं बल्कि सामाजिक लड़ाई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट केतन रेशमवाला ने जवाब पेश किया था। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी की सजा रोकने की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही थी। आपको बताते चले कि सूरत की सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा रोकने की अपील पर सुनवाई हुई और वही कोर्ट में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील और राहुल गांधी के वकीलों के बीच दलीलें दी गई और जिसके बाद मानहानि के मामले में 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल 3 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका दाखिल की थी और 2 आवेदन किए थे। मुख्य याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जबकि 2 आवेदन में से पहली अर्जी दोष सिद्ध पर रोक लगाने की थी और वही दूसरी अर्जी सजा पर स्टे लगाने से जुड़ी थी। वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर कहा था कि वो अपना जवाब कोर्ट के सामने पेश करे। याचिकाकर्ता ने 2 दिन पहले यानी 11 अप्रैल को अपना जवाब पेश किया था। पूर्णेश ने जवाब पेश करते हुए कहा था कि यह हार जीत का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक लड़ाई है। वहीं इसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट केतन रेशमवाला ने भी जवाब अपना पेश किया था। तो वहीं ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती से पहले आयोजित एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत धारा लागू कर दी है और एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि ये त्योहार ओडिशा में महाविश्वाह संक्रांति पर मनाया जाता है, जो इस साल 14 अप्रैल को पड़ रहा है। बताते चले कि अस्थायी दुकान और कई 2 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई थी, जबकि हिंसा के दौरान कई कारों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया था। वहीं लगभग 1000 लोगों द्वारा मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया गया और इस दौरान रैली पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद हिंसा शुरू हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि शहर के संवेदनशील कहे जाने वाले मोतीझरन इलाके में पथराव हो गया और अतिरिक्त एसपी तपन मोहंती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटना में 10 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त बल की भी तैनाती कर दी गई है। तो आपको बताते चले कि संबलपुर में रामनवमी पर हिंसा भड़क गई है, जिसको लेते हुए संबलपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत वहां पर लागू कर दी है और एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि ये त्योहार ओडिशा में महाविश्व संक्रांति पर मनाया जाता है, जो इस साल 14 अप्रैल को पड़ रहा था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अस्थायी दुकान और कई 2 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई थी, जबकि हिंसा दौरान कई कारों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया था। वहीं लगभग 1000 लोगों द्वारा मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया गया और इस दौरान रैली पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद हिंसा शुरू हो गई। शहर के संवेदनशील कहे जाने वाले मोतीझरन इलाके में पथराव हो गया, जिसके बाद अतिरिक्त एसपी तपन के मोहंती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटना में 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त बल की तैनाती कर दी गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि शहर में संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त बलों को तैनात कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती से पहले आयोजित एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत वहां पर लागू कर दी गई है। और एक अधिकारी ने ये जानकारी दी कि त्योहार ओडिशा में महाविश्व संक्रांति पर मनाया जाता है, जो इस साल 14 अप्रैल को पड़ रहा है। बताते चले कि एक अस्थायी दुकान और कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी गई है, जबकि हिंसा के दौरान कई कारों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। वहीं लगभग 1000 लोगों द्वारा मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया गया और इस दौरान रैली पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद हिंसा शुरू हो गई और शहर के संवेदनशील कहे जाने वाले मोतीझरन इलाके में पथराव हो गया। वहीं आपको बताते चले कि अतिरिक्त एसपी तपन ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये घटना 10 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए इस पूरी घटना में। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में सेना के 4 जवानों को गोलियां मारने वाले 2 संदिग्ध हमलावरों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उनका सुराग लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और साथ ही साथ दूसरी तरफ घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी मिलिट्री एरिया में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मिलिट्री एरिया के स्कूल आज भी बंद कर दिए गए। वहीं इस बीच गुरुवार सुबह मिलिट्री स्टेशन के अंदर एक और सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई है। बुधवार रात को यूनिट को ऑफिस के नजदीक यह वाकया हुआ है। जांच में पता चला कि संतरी की ड्यूटी पर तैनात कुछ तेजस लहुआर की सिर में गोली लगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।